द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 4। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम एली को बिल के घर से चुराई हुई गन के साथ देखते हैं, जो कि अपने सफ़र के दौरान सुनसान पड़े हुए वॉशरूम में एक नौसिखिए की तरह प्रैक्टिस करती हुई दिखाई देती है, जहां बाहर निकलने पर उसे जोल कुछ पुरानी गाड़ियों से फ्यूल इकट्ठा करने में बिजी दिखाई देता है। दरअसल उन्हें कुछ दूरी तय करने के बाद हर बार ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि बंद पड़ चुकी गाड़ियों में फ्यूल की ख़राब क्वालिटी की वजह से उनकी गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रही थी। खैर, अब दोनों अपने सफ़र को जारी करते हैं और एली अपनी बोरियत को मिटाने के लिए जोल के साथ हंसी मजाक में जुट जाती है, जिसकी वजह से अब उन दोनों की बॉन्डिंग भी धीरे धीरे और मजबूत हो रही थी। अब चूंकि शाम होने वाली थी, ऐसे में जोल अपनी गाड़ी हाईवे के पास वाले जंगलों की ओर ले जाता है, जहां एली के पूछने पर वो उसे बताता है कि इन्फेक्टेड जंगल में कम ही शिकार करते हैं, पर उन्हें लुटेरों से ज़्यादा सावधान रहना होगा, जो आए दिन मुसाफिरों की गाड़ियां और सामान हाईवे से लूट लेते हैं। अब धीरे धीरे रात और गहरी होती है और वे दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। ऐसे में एली को नींद तो आ जाती है, पर जोल की नींद जैसे गायब हो चुकी थी और वो एली की हिफाजत के लिए रात में पहरा देते हुए दिखाई देता है। और सुबह की पहली किरण के साथ वे दोनों अपने आगे के सफ़र की तैयारी करते हैं, जहां राशन की कमी होने के कारण जोल ख़राब हो चुकी कॉफ़ी के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है। अब रास्ते के दौरान जोल एली को नक्शे में व्योमिंग सिटी जाने का रास्ता बताने के लिए कहता है, जहां बातों ही बातों में एली जोल से उसके भाई टॉमी के बारे में पूछती है, जिसे सुन जोल उसे बताता है कि 2003 के पेंडेमिक के बाद टॉमी ही उसे बॉस्टन में स्थित फेडरा क्वारंटीन जोन में लाया था, जहां उसकी मुलाकात मार्लिन से हुई थी। जिसके बाद टॉमी ने फेडरा कैंप छोड़ दिया और फायरफ्लाइज ग्रुप में चला गया, लेकिन कुछ अरसे पहले वह फायरफ्लाइज से भी अलग होकर अकेले ही व्योमिंग सिटी की ओर रवाना हो गया था और अब पिछले काफ़ी समय से जोल के संपर्क में भी नहीं है। चूँकि अब टेस्ट के बाद टॉमी उसके परिवार का एक आखिरी सदस्य बचा था, इसलिए उसे टॉमी की काफ़ी चिंता रहती थी। और बातों ही बातों में जोल यहाँ तक कह देता है कि एली उसके लिए बस एक कुरियर है, जिसे वह फायरफ्लाइज कैंप पर डिलीवर करके अपने आगे के सफ़र पर निकल जाएगा। जहाँ उसकी ये बातें सुन एली काफ़ी मायूस हो जाती है। खैर, अब सफ़र कट ही रहा होता है कि अचानक वो दोनों देखते हैं कि एक ट्रक द्वारा आगे का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था। खतरे का अंदेशा होने पर दोनों फ़ौरन वहाँ से निकलकर एक बाईपास रोड पकड़ लेते हैं। और जैसे ही दोनों अगले शहर के बीच से गुजरते हैं तो पाते हैं कि वहाँ मौजूद फेडरा का एक कैंप काफ़ी सुनसान पड़ा था, जिसे देख जोल को शक हो जाता है कि उस शहर में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो फेडरा के कैंप को तबाह कर चुके हैं। अब दोनों रास्ता खोज ही रहे होते हैं कि एक घायल आदमी उनके रास्ते में आकर मदद मांगता है, लेकिन जोल उसके झांसे में आने से पहले ही अपनी गाड़ी तेज करते हुए वहां से भगा लेता है कि तभी अचानक उसकी गाड़ी एक जगह टकरा जाती है और कुछ रेडर्स उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अब ऐसे में जोल एली से छुपने के लिए कहता है और बड़ी ही चालाकी से दो लोगों को मार गिराता है, लेकिन इसी बीच एक रेडर उस पर पीछे से हमला करते हुए उसे नीचे गिरा देता है। और इससे पहले कि वो उसकी जान ले लेता, एली पीछे से आकर उस शख्स पर गोली चलाते हुए उसे जख्मी कर देती है। अब एली के हाथ में बंदूक देख जोल काफ़ी नाराज़ हो जाता है और फ़ौरन उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। वहीं दूसरी ओर नीचे गिरा हुआ वो शख्स अपना हथियार नीचे गिराकर गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जोल उस पर कोई रहम न दिखाते हुए उसे उसी के हथियार से मार डालता है। अब गोलीबारी की आवाज़ सुनकर उस ग्रुप के बाकी लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों उनको पकड़ पाते, जोल और एली उनकी नज़र से बचते हुए चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो ग्रुप दरअसल किसी बागी लोगों का था, जो कि फेडरा की हुकूमत से तंग आकर उनके लोगों को मार चुके थे और उस शहर पर अपना कब्जा बनाए हुए थे। उनकी एक लीडर थी जिसका नाम था कैथलीन, जिसके भाई माइकल को हाल ही में फेडरा ग्रुप के लोगों ने मार डाला था, जो कि कैथलीन से पहले उस बागी टोली का पुराना लीडर था। और इसी वजह से कैथलीन फेडरा की मुखबरी कर रहे लोगों को जान से मार डालती थी। अब यहाँ कैथलीन एक बूढ़े आदमी से हेनरी नामक किसी शख्स की पूछताछ कर रही थी, क्योंकि वह मानती थी कि हेनरी वही मुखबिर था जिसने उसके भाई की खबर फेडरा ग्रुप को देकर उसे मरवा दिया था। इसी वजह से जो भी शख्स हेनरी से ताल्लुकात रखता था वह उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती थी। अब कैथलीन
उस बूढ़े शख्स से पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी अचानक उसके लोग जोल द्वारा मारे गए उन लोगों की डेड बॉडीज को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देख गुस्साई हुई कैथलीन अपने लोगों से कहती है कि ये सब ज़रूर हेनरी का ही किया धरा होगा, जिसका साथ कुछ और लोग भी दे रहे हैं, और उनकी मौत का बदला वो वापस अंदर आकर उस बूढ़े शख्स को मौत के घाट उतार कर लेती है। अब यहाँ कैथलीन के लोग पूरे शहर में फैल चुके थे और हेनरी को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे थे। ऐसे में हम जोल और एली को देखते हैं, जो कि एक बंद पड़े कमरे से चुपचाप ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, और खुद को खतरे से घिरा हुआ देख जोल एली की सेफ्टी के लिए फाइनली उसके हाथ में गन थमा देता है और उससे कहता है कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही उस गन का इस्तेमाल करेगी, जिसे सुन एली कहती है कि ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी पर गोली चलाई हो। उसे पहले से ही गन चलाने की ट्रेनिंग फेडरल स्कूल से मिली थी। यहाँ कैथलीन और उसके आदमियों को हेनरी का सेफ हाउस मिल जाता है, पर शायद राशन खत्म होने की वजह से वो पहले ही वो जगह छोड़कर जा चुका था, जिसे देख वह समझ जाती है कि हेनरी बिना खाने के ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, और वो अपने कमांडर पैरी को हेनरी की तलाश जारी रखने के लिए कहती है। लेकिन पैरी के चेहरे पर घबराहट देख कैथलीन जब उसकी वजह पूछती है तो पैरी उसे बताता है कि इस वक्त हेनरी से भी ज़्यादा बड़ा खतरा हमारे सामने है, और इतना कहकर वो कैथलीन को उस इमारत की बेसमेंट में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि बेसमेंट की ज़मीन लगभग अंदर धंस चुकी थी, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि फेडरा के लोग जो पहले वहां रहते थे वह इन्फेक्टेड लोगों को बेसमेंट की अंडरग्राउंड टनल्स में फेंक देते थे, जिसके कारण ज़मीन के नीचे इन्फेक्टेड लोगों की तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि वह कभी भी बेसमेंट तोड़कर ऊपर आ सकते थे। अब खतरा सामने होते हुए भी कैथलीन ये सब नज़रअंदाज कर अपने लोगों को हेनरी को ढूंढने के काम पर लगा देती है, क्योंकि उस समय उसके दिमाग में बस अपने भाई का बदला लेना ही सबसे ज़रूरी था। खैर, यहाँ जोल और एली भागते हुए एक सेफ हाउस ढूंढकर वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। ऐसे में एली के पूछने पर जोल उससे कहता है कि वह भी उन लोगों की तरह पहले लुटेरों का साथ दिया करता था, जो कि उसे मजबूरन खुद को जिंदा रखने के लिए करना पड़ता था, जिसमें उसका साथ टेस भी दिया करती थी। अब बातों के दौरान दोनों को एक रूम दिखाई देता है और वो दोनों वहाँ रात बिताने का फैसला करते हैं। अब नींद में कोई उन पर हमला न कर दे, इसलिए जोल रूम की लॉबी में कुछ कांच के टुकड़े फैला देता है, ताकि अंधेरे में जब कोई अंदर आए तो कांच के शोर से उसकी नींद खुल जाए। अब सोने के दौरान एली अपनी जोक बुक निकालकर जोल को खूब सारे चुटकुले सुनाती है, जिसे सुन हम पहली बार जोल के उदास चेहरे पर एक हंसी की फुहार को देख पाते हैं, और इस तरह वो दोनों एली के एक मजाक पर हंसते हुए सो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही जोल की आंख खुलती है कि तभी अचानक वो देखता है कि दो अनजान शख्स उन पर बंदूक ताने खड़े थे, और इसी सस्पेंस के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है।